मेरा आपसे कहना यह है कि हमारे देश में जो विचारधाराएं धर्म के नाम पर फल फूल रही हैं, एक कम्युनिस्ट विचारधारा है जो अधर्म के नाम पर फल फूल रही है। बोले हम तो धर्म को अफीम मानते हैं, हम धर्म को मानते ही नहीं हैं। वो अधर्म के नाम पर वो सीधा सीधा कह रहे हैं हम अधार्मिक हैं, हम नहीं धार्मिक बनना चाहते। लेकिन जो धर्म के नाम पर फल फूल रही हैं, यदि हम धार्मिक लोग उनसे सचेत नहीं होते हैं तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम लोग ऐसी विचारधाराओं को मौन समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ कुछ ना लिखने के लिए तैयार हैं, ना हम बोलने के लिए तैयार। किसी ने वो मॉड्यूल नहीं बताया कि अनानास के अंदर बम बनाने का ऐसा कौन सा तरीका है जो गांव-गांव में विकसित हो रहा है। गांव-गांव में आखिर वो किसी बच्चे ने भी देखा होगा, आखिर वो किसी युवा ने भी देखा होगा, आखिर उस बम को बनाने की तैयारी कहीं पर ट्रेनिंग भी ली गई होगी, आखिर उस बम को बनाने के लिए कोई सामग्री भी जुटाई गई होगी। ऐसा कैसा बम है? आज ऐसी विचारधाराएं यदि हमारे देश में फल फूल रही हैं तो हमें चिंतन करना होगा कि हम लोग अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन कैसे करें। हम सब अपने इतिहास के विकृतीकरण को, अपनी शैक्षिक विकृतीकरण को हम सब दोष देते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश की शिक्षा नीति को तैयार किया था और उस शिक्षा नीति से हमारा देश बर्बाद हो गया। मैं आप सब से कहना चाहती हूं कि हमारे देश को बर्बाद करने में मात्र लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति काम नहीं कर रही है। आप यदि देखेंगे कि जब हमारे देश में स्वतंत्र होने के बाद द्वितीय चुनाव हुए थे, उस समय पर जो हमारे देश में पार्टी आई थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और जो विपक्ष में भारी मतों से बैठी हुई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ दिनों बाद ही केरल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। नंबूदिरीपाद जिसके मुख्यमंत्री बने थे, और केरल में सबसे पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का एक मॉड्यूल तैयार किया गया था, जिसको नेहरू सरकार ने पूर्णतया स्वीकार तो नहीं किया था, लेकिन आगे आने वाली उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने वो केरल ही नहीं पूरे भारत के अंदर वही शिक्षा नीति लागू की थी। तो हम सब लोग यदि केवल अकेले लॉर्ड मैकाले को दोष देते हैं तो हमें चिंतन करना होगा कि हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शैक्षणिक संस्थानों पर उच्च उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और वो हमारी आज की शिक्षा नीति को निर्धारित कर रहे हैं। यदि भारत के अंदर आतताई सभ्यता को, आतताई संगठनों को यदि फैमिलियर किया जाता है, यदि उनसे मित्रता बनाई जाती है, एक छोटे बच्चे को यदि ये पढ़ाया जाता है कि हमारे देश में दलितों पर अत्याचार होता रहा है पहले से, यदि एक छोटे बच्चे के दिमाग में प्रारंभ से ही ये भर दिया जाता है कि यहाँ पर जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, ये लोग तो बाहर से आए थे, ये लोग जो उच्च जाति के लोग हैं, ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं और ये लोग आक्रांता हैं, यहाँ की मूल निवासी पर ये लोग आक्रमण करके, उनके जगह को छीन करके, उनके सारे संसाधनों पर कब्जा करके ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो एक छोटे बच्चे के मस्तिष्क में कैसी संकल्पनाएं जन्म लेंगी, कैसी संभावनाएं उसके मस्तिष्क में जन्म लेंगी जब वो ये पढ़ेगा कि जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ और मेरा पड़ोसी जो है वो यहाँ पर आक्रांता के रूप में रहता है। तो ऐसे यहाँ पर वर्ग संघर्ष को जन्म दिया जा रहा है, और वो वर्ग संघर्ष आज हमें दिखाई दे रहा है कि जय भीम के नाम पर आज हमारे अनेक युवा जो हमारे पड़ोस में बसते हैं, जो हमारे समाज में बसते हैं, जो कल तक हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से रहते थे, आज वो बहुत बड़े वर्ग से एक दुश्मनी बांधे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम इन आतताइयों को जो यहाँ पर स्वयं को मूल निवासी समझते हैं और बताते हैं, हम इनको इस देश से बाहर करके ही रुकेंगे, हमारा क्रांति तब तक जारी रहेगी। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, इन सब को भय है कि कहीं वैदिक सभ्यता के अनुयायी इस देश पर न छा जाएं, कहीं इस राष्ट्र को वे संभाल न ले जाएं। इससे उनके भय दुगने चौगुने कई गुना हो जाते हैं। मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूं कि यदि ऐसी साम्राज्यवादी ताकतें दिन रात अपने लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए चिंतनशील हैं
और उस चिंतनशील का परिणाम निकल रहा है, तो क्यों नहीं हम सभी लोग जो वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेतृत्व खड़ा करें जिसका सम्मान सभी लोग मिलकर के करें। तो हम भारत के अंदर जो ये भारत विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, धर्म विरोधी ताकतें हैं, उन सब को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। और वो तब हो पाएगा जब हमारा एक मजबूत नेतृत्व संगठन ऐसा होगा कि हमें नेतृत्व करने वाले लोग बहुत बड़ी सोच रखते हों, जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नकार न सके, ऐसा हमें नेतृत्व खड़ा करना होगा। वरना हमारी हालत आज हम देख रहे हैं, कुछ कारणों से हो सकता है आज हमारी स्थिति, हमें राष्ट्रीय स्थिति कुछ संभली सी लग रही हो, लेकिन जिस तरह से आगे भविष्य आने वाला है, उस भविष्य के लिए चिंतित होने का अत्यंत आवश्यक ये समय है। नहीं तो आज चीन हमें आंख दिखा रहा है, बहुत कुछ चीन को बताया भी गया है, लेकिन उस स्तर पर नहीं बताया जा रहा। हमारे देश के लोग, हमारे देश के बुद्धिजीवी बहुत सारे 1962 के समय पर जब चीन ने हमला किया था, तब भी यही राग आलाप रहे थे कि चीन की कोई गलती नहीं है। आज भी इस महामारी के समय में भी चीन ने कोरोना फैलाया पूरे संसार भर में। चीन के द्वारा आज हमारा बहुत बड़ा भाग हथिया लिया गया है, कब्जा लिया गया है। अब वो चाहता है कि जितने पर मेरी सेना पहुंच चुकी है उतना भाग मुझे दे दिया जाए। लेकिन वो बात अलग है कि सरकार क्या करती है, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए बुद्धिजीवी आज भी मौन है। बहुत सारे लोग चीन से फंडेड हैं, लेकिन हम सब लोगों को क्या करना है? उस समय पर आर्य समाज ने, जब 1962 में चीन का युद्ध हम हार गए थे, आर्य समाज ने बहुत बड़े स्तर पर पैसा इकट्ठा किया था और राजकीय कोष में दिया था। माताओं बहनों ने अपने गहने उतार करके किलो भर, कई किलो सोना राजकोष में दिया था उस समय पर। आज हमें सोना और पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है कि हम लोग अपने बौद्धिक ताकत को आगे दिखाएं, अपने बौद्धिक स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सोच रखते हुए अपने देश को कैसे हम संभाल करके ले जाते हैं। ये काम मैं समझ सकती हूँ कि गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, गुरुकुल से निकलने वाले, गुरुकुल का चिंतन रखने वाले, जिन्होंने वैदिक शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है, वो लोग इस कार्य को यदि नेतृत्व देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोग अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र धर्म को समझ पाएंगे और दुनिया में हम भारत की ताकत को दिखा सकेंगे। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उपनिषदकार कहते हैं, आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः। अर्थात जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठता है उसका भाग्य भी उठता है, और जो चलने के लिए तैयार होता है उसका भाग्य भी उसके साथ चलता है, और जो दौड़ लगाएगा उसका भाग्य भी उसके साथ दौड़ लगाएगा। रूसी एक विद्वान हुए जिनका नाम है टॉलस्टॉय, उन्होंने कहा था कि हर समय, हर देश में, हर परिस्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियां विद्यमान रहती हैं, दोनों अपने अपने तरीके से कार्य करती रहती हैं, लेकिन भविष्य किसका होगा? ये आज के वर्तमान में यदि सकारात्मक परिस्थिति आगे बढ़ करके जूझ रही है तो सकारात्मक परिस्थिति का होगा। यदि नकारात्मक परिस्थिति आज वर्तमान के समय में अपना पूरा परिश्रम कर रही है तो भविष्य नकारात्मक परिस्थिति के हाथ में होगा। हम किसके हाथ में भविष्य देखना चाहते हैं? किसके हाथ में हम अपने धर्म की बागडोर, देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं? ये हमें आज की परिस्थिति से तय करना होगा। और मैं समझती हूँ कि इस विषय पर गुरुकुल का जैसा चिंतन हो सकता है, हमारे आचार्य इसको जैसा नेतृत्व दे सकते हैं, वैसा संसार के किसी भी गुरु आचार्य के बस की बात नहीं है। हम सब लोग मिलकर के, मेरे जितने भी गुरुकुल के भाई बंधु हैं, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस राष्ट्र के अंदर अपनी अपनी भूमिकाएं स्पष्ट करें और तय करें, उस पर आगे बढ़ें। एक कवि ने कहा था कि जब सिया अवध को होती है, जब सिया अवध को ठगती है मायावी सोने की लंका,
जब राम राज्य को होती है रण में जय भय की आशंका, तब अंगद को भरी सभा में निज पांव जमाना पड़ता है। तब नई क्रांति का नया बिगुल फिर हमें बजाना पड़ता है। नई क्रांति का नया बिगुल फिर हमें बजाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमन, धन्यवाद।